नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो काफ़ी दर्दनाक है और दिल्ली के पास गुरुग्राम की ये घटना है। तकरीबन महीने भर पहले की ये बात है। तारीख है 31 जनवरी 2024। फरवरी पूरी गुजर गई, लेकिन 31 जनवरी मतलब समझ लीजिए कि बस फरवरी से पहले वाले महीने का आखिरी दिन। तो महीने भर का ही वक्त हुआ और 1.5 महीने मान लेते हैं। होता यह है कि 31 जनवरी को गुरुग्राम में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सोहना खेडला। इस सोहना खेडला गांव की 19 साल की एक लड़की मानसी अपने घर से निकलती है और फिर गायब हो जाती है। ये रोज़ की तरह कंप्यूटर क्लासेस के लिए अपने घर से निकली थी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती थी, लेकिन इस रोज़ ये घर वापस नहीं लौटी। जब इसके फ़ोन पर घर वालों ने ट्राई किया, काफ़ी कोशिश की बात करने की, तो फ़ोन भी जो है वो नॉट रीचेबल आ रहा था। घर वाले परेशान हो गए। पहले काफ़ी अपने तौर पर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। 31 की ये घटना है। 1 तारीख का पूरा दिन जो है वो गुजर गया और फिर जो लड़की के पिता हैं बलबीर, उन्होंने 2 फरवरी को लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी और ये बताया कि उनकी बेटी जो है कहीं गायब हो गई है। वो बहुत परेशान है, अपने तौर पर उन्होंने ढूंढा है और नहीं मिली है, तो प्लीज़ उनकी बेटी को ढूंढने में पुलिस उनकी मदद करे। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और जब पुलिस को पता चला कि लड़की की उम्र जो है वो 19 साल की है, तो पुलिस ये मान कर चलने लगी कि ये मामला जो है वो एलोपमेंट का, यानी प्यार मोहब्बत में घर से भागने का हो सकता है, क्योंकि ये एज ऐसा होता है जिसमें इस तरह के बहुत सारे केसेस पुलिस थानों में रिपोर्ट होते हैं। अगर लड़की बच्ची होती 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो ये मामला जो है कहीं बहुत ज़्यादा संगीन या गंभीर हो जाता। तो फिर ये मामला जाहिर है एलोपमेंट का होने के चांसेस नहीं के बराबर होते और किडनैपिंग का केस ही वो ट्रीट किया जाता या माना जाता। मतलब अगर लड़की अपनी मर्जी से भी कहीं चली जाए, इतने छोटी उम्र की लड़की, तो फिर वो किडनैपिंग के तौर पर ही देखी जाती है। तो वो मामला बहुत संगीन होता है। ये मामला जो है थोड़ा हल्का था, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से कहीं गई होगी। खैर, इस बीच जो घर वाले हैं, यानी मानसी के परिवार के लोग, उनको ये पता चला कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब घर वालों को एक ज़ोर का झटका लगा, उन्हें सदमा भी लगा, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है, जो जिस तरह के परिवेश में हम रहते हैं, वहाँ परिवार वालों की बड़ी उम्मीदें अपने बच्चों के साथ जुड़ी हुई होती हैं और यहाँ समाज का भी बड़ा दबाव होता है, सकारात्मक रूप से भी, नकारात्मक रूप से भी। तो जब किसी लड़की के माता पिता को ये पता चलता है कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई, बेशक वो लड़का उन्हीं के कास्ट का, उन्हीं के धर्म का हो, तो भी घर वाले इतनी आसानी से उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और लड़कियां या लड़के अपने घर से तभी भागते हैं जब उन्हें भी ये पता होता है कि मेरे पेरेंट्स जो है इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। तो ये मामला भी कुछ वैसा ही लग रहा था, क्योंकि लड़की के घर वालों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ चली गई है और लड़का जो है वही 18-19 साल की उसकी भी उम्र है। अब जो घर के लोग हैं उन्होंने लड़के वालों से संपर्क किया, लेकिन संपर्क करने पर पता चला कि वाकई उनके परिवार का बेटा जो है वो भी गायब है और लड़के के परिवार वाले भी अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। तो दोनों ही परिवार के लोग ये समझ गए कि उनके बच्चे एक दूसरे के साथ फरार हो गए हैं और ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल वक्त था। और अब लड़की के घर वालों को अपनी बेटी का इंतज़ार था और लड़के वाले भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे और अपनी आपसी रजामंदी से भागने का ये जो मामला है, यानी एलोपमेंट का ये जो मामला है, वो धीरे धीरे पुलिस थाने में फाइलों के नीचे दबता चला गया और इस तरह से तकरीबन महीने भर का वक्त गुजर गया। महीने भर का वक्त गुजर जाने के बाद पुलिस स्टेशन के किसी ऑफिसर को अचानक ये याद आई कि यार उस मामले का क्या हुआ, जो एक लड़की अपने घर से गायब हुई थी और लड़का भी लापता था। तो सीनियर ऑफिसर ने उस ऑफिसर को बुलाकर पूछताछ की जिसके ज़िम्मे इस मामले का इन्वेस्टिगेशन था। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हुजूर, हमने पता तो किया था,
लड़का लड़की दोनों अपनी मर्ज़ी से भागे हैं और इससे ज़्यादा हमारे पास अभी तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि पुलिस का ये फ़र्ज़ होता है कि वो किसी भी मामले को जब इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो उसको एक कंक्लूसिव एंड तक लेकर जाए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर काम में ही हर आदमी की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो किसी भी काम को अगर शुरू करे या किसी भी काम का बीड़ा उठाए तो उसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक, एक जिसे कहते हैं ना कि आखिरी अंजाम तक ले जाने की कोशिश करे। तो यहाँ पुलिस का भी फ़र्ज़ है और पुलिस ड्यूटी बाउंड है। तो पुलिस जो है उसने ये तय किया कि वो लड़की के घर वालों से अब बात करेगी और बात करके ये पता करेगी कि 1 महीने गुजर गए, तुम्हें अपनी बेटी का कुछ पता चला या नहीं, आप लोगों की बेटी लौट कर आई या नहीं, ऐसा पुलिस पूछेगी। फिर पुलिस ने जो लड़की के पिता हैं बलबीर, उनसे संपर्क किया और पूछा कि आपकी बेटी मानसी के बारे में आपको कोई अपडेट या जानकारी मिली या नहीं। हम अपने तौर पर ढूंढ रहे थे लेकिन हमें नहीं पता चला। हमें ये भी पता चला कि एक लड़का जो है वो भी घर से गायब है, लेकिन आपकी गुड़िया के बारे में, आपकी बेटी के बारे में आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो लड़की के पिता ने ये कहा कि नहीं, हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने जब आपके पास रिपोर्ट लिखवाई थी 2 फरवरी के दिन, तब से लेकर आज तक हम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और अभी भी लगातार ढूंढ रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी कि आप हमारी मदद करेंगे, आप पुलिस में हैं, आपके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारी बेटी अभी भी घर नहीं लौटी। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को थोड़ा झटका सा भी लगा। पुलिस को लगा कि ये मामला वाकई अब शायद कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस बीच पुलिस जब अपने लेवल पर इस लड़की के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी तो इस लड़की की एक सहेली ने, एक फीमेल फ्रेंड ने, वो पुलिस से उसका कांटेक्ट हुआ। पुलिस उस लड़की के पास पहुंची या लड़की पुलिस के पास पहुंची ये तो नहीं पता, लेकिन इस लड़की की एक दोस्त से, एक फीमेल फ्रेंड से पुलिस की बातचीत हुई। और जब बातचीत हुई तो उसने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उसने पुलिस को ये जानकारी दी कि ये जो मानसी गायब हुई है, मानसी गई तो थी बेशक अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन अब मानसी को खुद उसके घर वालों ने ही गायब कर दिया है। यानी मानसी गई थी और फिर वो वापस अपने घर वालों को मिल गई थी और घर वालों ने अपनी बेटी को गायब कर दिया है। अब ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात भी थी और बहुत चिंता की बात भी थी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस प्रीवियसली हो चुके हैं जिसमें घर वालों ने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए या लोकलाज या सामाजिक प्रेशर में आकर उसका कुछ ऐसा नुकसान कर दिया है, हत्याएं तक हो जाती हैं जिसे ऑनर किलिंग का नाम दिया गया है। तो कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा अब पुलिस को लगने लगा। तो पुलिस ने अब अपने तौर पर लड़के वालों से भी बातचीत करने की कोशिश की। जब लड़के वालों से बातचीत की तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई। पता चला कि ये लड़का और लड़की दोनों अपने घर से अपनी मर्जी से भागे तो थे। लड़की की उम्र जो है 19 साल थी और लड़का जो है उसकी उम्र थी तकरीबन 18 साल, या समझ लीजिए 19 साल ही होगी। बॉर्डर लाइन मामला था, 18-19 साल। लेकिन दिक्कत ये थी कि भाग ये ज़रूर अपने घर से गए। लड़की तो शादी के उम्र के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन लड़कों के मामले में शादी की उम्र आप सबको पता है कि 21 साल की है और उससे पहले शादी करना जो है वो इलीगल माना जाता है। तो यहाँ लड़के के सामने एक मुसीबत ये थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करे तो कैसे करे। ऊपर से पढ़ने लिखने वाला लड़का, तो गर्लफ्रेंड के साथ फ़रार तो हो गया, लेकिन पैसों की बड़ी तंगी हो गई। तो ये जो लड़का है उसने अपने एक रिलेटिव से कांटेक्ट किया हरियाणा के ही रेवाड़ी में, और लड़का लड़की की ये जोड़ी अपने घर से भागने के तुरंत बाद हरियाणा पहुंची थी रेवाड़ी, और रेवाड़ी में एक रिश्तेदार के यहाँ वो लोग रुके हुए थे और उस रिश्तेदार की मदद से कुछ पैसे वगैरह भी वो अवेल करना चाहते थे, लेना चाहते थे। ये बात उसी समय जब लड़की भागी थी तकरीबन महीने भर पहले, तब लड़की के घर वालों को पता चल गई थी और लड़की के घर वालों ने तब लड़के के घर वालों से संपर्क किया था और दबाव भी बनाया था, और रेवाड़ी से ये जो कपल है, ये जो जोड़ी है, इसको खुद दोनों फैमिली के लोगों ने मिलकर रिकवर कर लिया था, यानी पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद लड़के को लड़के वाले अपने घर लेकर चले गए और ये जो मानसी है उसके पिता बलबीर और घर के दूसरे लोग लड़की को अपने साथ लेकर चले आए। पुलिस ने जब लड़के वालों से पूछताछ की तकरीबन महीने भर बाद, महीने भर तक तो पुलिस इस मामले में सो रही थी, लेकिन महीने भर बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो लड़के वालों ने ये कहानी जो है वो पुलिस को हूबहू सुना दी और बता दिया कि हमने तो उस परिवार की बेटी को उसी परिवार के हवाले उसी रोज़ कर दिया था जब उसके पिता ने FIR दर्ज करवाई थी, यानी 2 फरवरी का दिन।
ये बात जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस का भी माथा घूम गया। उसे लगा कि घर वाले अभी भी ढूंढने की बात कर रहे हैं और यहाँ लड़की की सहेली भी बता रही है कि लड़की जो है परिवार वालों के पास है, उन्होंने गायब किया है, और लड़के वाले भी ये कह रहे हैं कि लड़की को हमने उसके परिवार के हवाले पहले ही कर दिया था। तो यहाँ पुलिस का शक जो है वो लड़के वालों के ऊपर काफ़ी गहरा गया, और गहरा जाने के बाद फिर पुलिस ने तय किया कि वो लड़की के पिता से इस बार सख्ती से पूछताछ करेगी। फिर पुलिस ने बलबीर को यानी लड़की के पिता को बुलाया। अब तक तो लड़की का पिता जो है एक विक्टिम की तरह, एक पीड़ित की तरह पुलिस के पास आता था, तो जाहिर है पुलिस भी जो है उससे सख्ती नहीं कर पाती थी। लेकिन अब पुलिस को इस तरह के एविडेंसेस या क्लू मिल चुके थे जिससे ये लग रहा था कि ये विक्टिम नहीं बल्कि कल्प्रिट है। तो पुलिस ने इस बार थाने में बलबीर के साथ सख्ती की, और जब सख्ती की तो एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद कहानी सामने आई। पता चला कि लड़की के घर से भागने के सिर्फ 2 दिनों के बाद, 2 से 3 दिनों के बाद लड़की के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी थी। यानी मानसी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके पिता बलबीर, बलबीर के एक बड़े भाई हैं उसने, और मानसी का भी भाई उसने, इन 3 लोगों ने मिलकर उस लड़की की हत्या कर दी थी। 2 तारीख को लड़के वालों ने लड़की को लड़की के पिता के हवाले कर दिया था, और लड़की का जो परिवार है, ये जो 3 लोगों का मैंने आपको नाम बताया, ये तीनों अपनी बेटी को लेकर अपने घर की तरफ निकल गए थे। लेकिन हुआ ये कि इन तीनों ने उस लड़की को लेकर वो घर नहीं आए। उनको अपने समाज की चिंता थी, झूठी शान की बात थी, लोकलाज था, पता नहीं क्या था। किस तरह के बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने ये तय किया कि वो अपनी बेटी की हत्या कर देंगे, और फिर वो गुरुग्राम के पास ही अरावली की पहाड़ियाँ हैं, आप सबको पता है, उन अरावली की पहाड़ियों की तरफ गाड़ी में अपनी बेटी को बिठा कर ले गए, और बीच रास्ते में ही पिता ने और ताऊ ने मिलकर उस लड़की का गला घोंट दिया, और गला घोंटने के बाद उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद लाश वो लेकर गए अरावली की पहाड़ियों में, और वहाँ जंगलों के बीच ले जाकर उन्होंने अपनी बेटी की लाश जला दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब महीने भर का वक्त गुजरने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है, क्योंकि इस मामले में पुलिस की जांच जो है वो सही तरीके से नहीं हुई, देर से हुई। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जलाने के बाद वहाँ जो कुछ अवशेष बचे होने चाहिए या राख वगैरह होनी चाहिए वो भी नहीं के बराबर पुलिस को मिली है। लाश का तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि लाश को तो जलाकर उन्होंने राख ही कर दिया है। अब ये जानकारी मिली है कि वो जो राख है उस राख को भी इस परिवार वालों ने उठाकर किसी नदी में या शायद गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यानी खुद अपने हाथों से अपनी बेटी की हत्या की। हत्या करने के बाद उसकी लाश जला दी, और लाश जलाने के बाद उसके जो अवशेष थे उन अवशेषों को उन्होंने नदी में प्रवाहित भी कर दिया। अब इतने समय के बाद जब पुलिस जागी है और पुलिस को एविडेंसेस मिले हैं, और जो एलिजेड कातिल हैं, जो आरोपी हैं, उनको जब पुलिस ने पकड़ लिया है, तो यहाँ पर एक बात यह भी है कि पकड़ने के बावजूद अब तक पुलिस जो है लड़की की लाश बरामद नहीं कर पाई है। जो अवशेष जो भी पुलिस को मिले होंगे, क्योंकि इस बीच बारिश भी हुई और जंगल से अगर उन लोगों ने राख का एक बड़ा हिस्सा हटा भी दिया या मान लीजिए मिट्टी में मिला दिया, तो फिर डीएनए सैंपल कलेक्ट कर पाना वहाँ से और उससे लड़की की मृत्यु साबित कर पाना, ये अपने आप में जो है पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल काम होने वाला है। और अगर उस लड़की की मृत्यु की बात साबित नहीं होती है बियॉन्ड डाउट, यानी किसी भी शक से परे, तो फिर जाहिर सी बात है लड़की के जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटी की हत्या की, उन्हें भी सज़ा दिला पाना पुलिस के लिए मुश्किल या तकरीबन नामुमकिन सी बात हो जाएगी। तो कत्ल का एक ऐसा मामला जिसे शायद पुलिस रोक नहीं सकती थी, क्योंकि लड़की के कस्टोडियन कौन है? जाहिर है घर के लोग ही हैं। अब जब लड़की घर वालों के पास है, एक लड़की घर से भाग गई और पुलिस को चलिए पता नहीं चला, लड़की घर वालों को मिल भी गई, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, पुलिस अगर इस मामले पर कुंडली मारकर बैठ जाए और तफ्तीश ही ना करे, महीने भर के बाद जब उसकी नींद खुले और वो पता करे कि वो लड़की कहाँ है, तब जाकर लड़के वालों से और दूसरे सोर्सेज से ये पता चले कि लड़की तो घर वालों के पास ही है, तो ये अपने आप में कितनी दुखद और कितनी शॉकिंग बात है। पुलिस की इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कत्ल के इस मामले का खुलासा होने में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया, और अब लाश जो है वो पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रही है। लाश अगर नहीं मिला तो सबूत के मामले में ये केस बहुत ही कमज़ोर साबित होने वाला है, जिसका पूरा फ़ायदा लड़की के घर वालों को मिलेगा। इस कहानी का एक और पहलू ये है कि लड़का और लड़की
दोनों का ताल्लुक बेशक एक ही धर्म से था, लेकिन अलग अलग समाज से ये आते थे और दोनों ही समाज में इस तरह के रिलेशनशिप को कोई एक्सेप्टेंस जो है यानी स्वीकार्यता जिसे कहते हैं वो नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि झूठी शान में अंधे होकर लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अक्सर मैं पुलिस की तारीफ़ करता हूँ, पुलिस के तफ्तीश की दाद देता हूँ, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो तफ्तीश की उसमें पुलिस ने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया और इस तफ्तीश के लिए पुलिस की तारीफ़ तो बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि पुलिस की आलोचना होनी चाहिए। तो खैर, मैंने जो स्टोरी इससे पहले आप लोगों को सुनाई थी वो स्टोरी थी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें एक शख्स के कातिल तक पुलिस एक ट्रेन के फटे हुए यानी फाड़े गए टिकट्स के ज़रिए पहुंची थी। कैसे पुलिस फटे हुए ट्रेन के टिकट की मदद से कातिलों तक पहुंची, अगर आप वो जानना, सुनना और समझना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में उस कहानी को आप सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स जो लोगों ने किए हैं, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। नीलांजना दत्ता हैं, इन्होंने कमेंट किया है, खूब भालो लागलो अपना गल्प सुनते सुप्रतिम सर, इन्होंने ऐसा लिखा है। तो नीलांजना दत्ता ऑब्वियसली बंगाली हैं, उन्होंने बांग्ला में कमेंट किया है। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, वो भी कमेंट करते हैं, आज भी उन्होंने कमेंट किया है। एक हमारे दर्शक हैं एस राजपुरोहित जालोर से, इन्होंने कहा है कि मैं एक एक शब्द जो है बहुत तरीके से समझाता हूँ, लेकिन लोग पता नहीं क्यों क्राइम करने से बाज नहीं आते। बिल्कुल आपकी बात सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। सोहन लाल सेतिया जी ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। साजिद मिर्ज़ा साहब का कमेंट है, रेगुलर लिसनर है हमारे। मोहम्मद अफजल हुसैन का भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। और एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कि हॉलीडे पर रहो पर बस ठीक हो भाई, यही दुआ है और खुश रहो हमेशा। थैंक यू वेरी मच। कितना मतलब जिसे कहते हैं कि सेल्फलेस कमेंट है ये, ग्रेटफुल। कमलेश पाटले जी ने भी कमेंट किया है, वाइल्ड टॉकिंग यू चूज़ वर्ड्स दैट इज़ अल्टीमेट। ओके, उन्होंने मेरे शब्द चयन की तारीफ़ की है। थैंक यू कमलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैनर्जी आप कहाँ गायब हो गए थे, ऐसा हमारे एक दर्शक ने लिखा है। और ये हैं राधे जे के चंदेगरा, जूनागढ़ गुजरात से हैं, और इन्होंने लिखा है कि वो मुझे अपने छोटे भाई के नज़रिए से देखते हैं। ये मेरे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि आप लोग अपने आप से मुझे इस तरह से एसोसिएटेड फील करते हैं और कराते हैं, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। कोई मुझे दोस्त के तौर पर, कोई भाई के तौर पर देखता है, तो आई एम लकी इनफ टू गेट दिस लव। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। रीता छेत्री ने भी कमेंट किया है और थैंक यू वेरी मच। परूप शिष्टा जी जर्मनी से हमारे लिसनर हैं, वो भी सुनते हैं। पीके चंद्रा जी का कमेंट है। गुरप्रीत सिंह लुधियाना से हैं, इन्होंने जय हिंद सर लिखा है, मेरी ओर से भी जय हिंद। अहमद NZB, हाय सुप्रतिम सर, आई लव योर वॉइस एंड स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। थैंक यू वेरी मच अहमद जी। अजय सोलंकी जी ने सुपर लिखा है। सूरज यूपी हैं, इन्होंने नमस्कार किया है। विजेंद्र सिंह जी का भी कमेंट है, रेगुलर लिसनर हैं। सुजाता सारा अब्राहम ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा विनीत रैना जी ने भी कमेंट किया है, स्वागत आपका। सुमित स्लाइसेस के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है, कमेंट किया है, स्वागतम। और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं। वर्जीनिया डिसूजा ने कमेंट किया है, इन्होंने गुड आफ्टरनून सर और हैप्पी महाशिवरात्रि इन्होंने विश किया। थैंक यू वेरी मच। मेरी ओर से भी आप सारे दर्शकों को और क्राइम तक के परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। आज हालांकि जब आप ये स्टोरी देख रहे होंगे तब महाशिवरात्रि का दिन जो है वो निकल गया होगा, लेकिन आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कहानी को तो आज वही पवित्र दिन है। मुझे तो शायद पहले ही आप लोगों को विश करना चाहिए था, लेकिन माइंड से स्किप हो गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से हैं, स्वागत आपका। विनय नासवाले जी भगवती छेत्री हैं। प्रकाश पी, सुमित नंदन ने भी कमेंट किया है। योगेश धरने जी का कमेंट है। अंसारी हुज़ैफा, कुछ इस तरह से नाम है, एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा हूँ। LK फैशन। और हमारे और भी दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया है। गौतम सहारे का भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं। एक अंसारी साहब भी हैं, उनका नाम जो इनिशियल नेम है वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। राजेश अग्रवाल जी और होसन्ना जी ने भी कमेंट किया है। बहुत सारे और भी दर्शकों ने कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। सारे लोगों ने, जितने भी लोगों ने कमेंट किया है उनका तो मैं शुक्रगुजार हूँ ही, बाकी सारे लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं
अपनी राय देते हैं। मैं सारे लोगों का बहुत ही आभारी हूँ। प्लीज़ इस सिलसिले को बनाकर रखिएगा, कमेंट पढ़ने का, नाम पढ़ने का, ये सिलसिला यूं ही आगे भी चलता रहेगा। एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अक्सर ये कमेंट करते हैं कि मैं चुन चुन कर कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका नाम नहीं पढ़ता, उनका कमेंट नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं है, मैं रैंडमली पढ़ता रहता हूँ। आप लोगों के सामने मोबाइल खोल कर बैठा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो इसमें कोई चुनना और किसी का नाम लिख कर लाना वैसा मैं नहीं करता। तो इसीलिए आप ये यकीन मानिए कि नाम पढ़ने में कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं है और नहीं आपका कमेंट पढ़ने में। सारे कमेंट पर्सनली तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ जो है कुछ ही लोगों के नाम या कमेंट पढ़ सकता हूँ, क्योंकि एक ही साथ एक ही दिन सबके कमेंट पढ़ना संभव भी नहीं है, आप ये भी जानते हैं। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।